तो आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका कहानियों की इस श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि जिस तरह से आप सब लोगों ने मुझे प्यार दिया और मुझे इस कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप सब लोगों का किस तरह से धन्यवाद करूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले समय में जितनी भी कहानियां सुनाई हैं, जिसमें क्राइम इन्वॉल्व था, रैंसम इन्वॉल्व थी, बैंकिंग की, फ्रॉड की कहानियां थी और भी बहुत सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई। बट जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी में एक बहुत ही विचलित कर देने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ बच्चों को ये कहानी मत सुनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन चीज़ों को सुनकर बच्चे विचलित हो जाएं या डर जाएं। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में ऐसी खबरें चलाई गई कि मुर्दाघरों से जितने भी लाशें थी या मुर्दे थे दफनाए गए थे, उनकी लाशें गायब हो गई थी या कोई उनको वहाँ से निकाल कर वहाँ से लेकर जा रहा था। तो इस कहानी की जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, कि इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो पर्टिकुलर जगह थी, दिल्ली घाट की एक कहानी है। वहाँ से रेगुलर तौर पर मुर्दों को निकाल कर वहाँ से लेकर जाया जा रहा था और उनकी लाशें वहाँ से चोरी हो रही थी। तो दिल्ली की SIT ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने वहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि वहाँ से कुछ मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, वो वहाँ से लाशें निकलवा कर, वहाँ से लाशें चोरी करवा कर ख़रीदते थे और उनको अपनी मेडिकल रिसर्च के लिए वहाँ इस्तेमाल करते थे। तो ये एक पहलू था इस कहानी के प्लॉट क्रिएट करने के लिए कि ऐसा होता है। तो जैसे कि आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी और उसमें जैसे संजय दत्त जो है हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए एक लाश की ज़रूरत होती है। तो एक जो सर्किट था वो कहीं ना कहीं से एक लाश का इंतज़ाम कर लेता है, शमशान घाट में जाता है और वहाँ पे उनको बोलता है कि एक लाश चाहिए, तो वहाँ पे एक लाश वो उठा कर ले आता है। तो ये तो चलो एक मजाकिया बात थी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल लाइफ में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ मुर्दों को चुराते हैं और बल्कि उनके साथ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि बच्चों को प्लीज़ इस कहानी से दूरी रखिएगा, क्योंकि बहुत ही विचलित कर देने वाली बातें हैं इस कहानी में। तो दोस्तों, कहानी है 31 अक्टूबर 2015 की। आज से लगभग 5-5.5 साल हो गए हैं इस वाक़या को। पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान में एक जगह है सरगोदा से एक लड़का नौजवान जिसका नाम था वसीम रियाज और मोहम्मद रियाज वहाँ से सरगोदा से कराची आता है काम की तलाश में, रोज़ी रोटी की तलाश में। जैसे हमारे यहाँ पे कई बार क्या होता है, गांव से कई लोग नौजवान शहरों की तरफ जाते हैं और काम ढूंढते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो इसी तरह सरगोदा से भी वहाँ से एक लड़का जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ, वो कराची के लिए निकलता है और कराची में जाता है। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था वज़ीरा। वज़ीरा जो था वो उसको पहले से जानता था
और आरिफ ने अपनी कहानी, अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाई कि मेरे परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे नौकरी की तलाश है, इसलिए मैं कराची में आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे कहीं ना कहीं पे नौकरी दिलवा दो। तो वज़ीरा जो था, वज़ीरा ने क्या किया, वज़ीरा ने वज़ीरा एक शमशान घाट में काम करता था और वहाँ पे शमशान घाट में वज़ीरा जहाँ पे काम करता था वो कराची का एक लियाकताबाद एरिया है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा शमशान घाट है और वहाँ पे वज़ीरा काम करता था। तो वज़ीरा ने मैनेजमेंट से बात करके उसको वहीं पे नौकरी दिलवा दी। तो अभी आरिफ और वज़ीरा एक ही जगह पे काम कर रहे थे। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और आरिफ एक दिन क्या देखता है कि वज़ीरा रात को जाता था और कब्र को खोदकर वहाँ पे कुछ करता था और फिर वापस आ जाता था, वहाँ पे कुछ देर ठहरता था और वापस आ जाता था। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक जो था वो आरिफ देखता रहा। तो एक दिन खाने पे बैठे दोनों जन और आरिफ ने वज़ीरा से पूछा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप वहाँ पे जा रहे हैं और काफ़ी देर बाद वहाँ से लौटते हैं और वो भी रात रात को, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? तब वज़ीरा ने आरिफ को पूरी बात बताई। तो वज़ीरा क्या करता था, उन कब्रों के ऊपर नज़र रखता था। जैसे ही लोग वहाँ से चले जाते थे तो वज़ीरा रात को जाता था और कब्र के एंड में से थोड़ी सी मिट्टी हटाता था और उसके नीचे लकड़ी का जो भी एक स्लैब रखी होती है, कब्र में मुर्दा दफनाने के बाद वहाँ पे ऊपर एक लकड़ी की स्लैब रख दी जाती है या छोटे छोटे पीस या पत्थर के छोटे छोटे पीस रख दिए जाते हैं। तो ये एक रिवायत है, वहाँ पे सभी जगह पे रिवायत है, बट पाकिस्तान में कराची में क्या था, वहाँ पे पत्थर की एक पहले मुर्दा दफना दिया जाता था, उसके ऊपर पत्थर की एक स्लैब बनाई जाती थी और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी ताकि मुर्दे के ऊपर मिट्टी ना पड़े। तो वज़ीरा क्या करता था, वहाँ से एंड में से जहाँ पे पैरों वाली जगह होती है वहाँ से मिट्टी हटाता था और मिट्टी हटाने के बाद वहाँ से एक दो स्लैब्स उठाता था ताकि कब्र में घुसने के लिए जगह बन जाए। और वहाँ पे जो भी ख्वातीन की लाश होती थी कब्र में, वो उसके साथ रेप करता था। अब इसको रेप कहें कुछ और कहें समझ नहीं लग रहा है, क्योंकि एक रेप जो शब्द यूज़ किया जाता है ये एक ज़िंदा इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, मरे हुए इंसान के लिए क्या यूज़ करें ये समझ नहीं लग रही है। तो खैर जो भी था, तो वो उसके साथ रेप करता था और उसने आरिफ को भी उसी सिलसिले में अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और थोड़े समय के बाद वज़ीरा जो था उसकी मौत हो जाती है। और जब वज़ीरा की मौत होती है तो उसके बाद आरिफ को भी ये चस्का लग गया था इस चीज़ का, तो उसने वज़ीरा की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी रखा। उसके बाद एक बार क्या हुआ, रात शाम को एक कब्र में एक ख्वातीन को दफनाया गया। उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रात को आरिफ जाता है, वहाँ से मिट्टी हटाता है, स्लैब में से जो पत्थर की स्लैब थी वहाँ से एक दो पीस उठाता है और उसके अंदर जाता है। तो ये आरिफ ने अपनी इंटरव्यू में कहा था, जो मैं आपको आगे बात बताने जा रहा हूँ। तो आरिफ ने कहा कि जब मैंने उस कब्र में एंटर किया तो मैंने देखा कि उस ख्वातीन का, उस लाश का मुंह खुला हुआ था और उसके दांत दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें जो थी वो भी खुली हुई थी।
तो आरिफ बताता है कि जैसे मैंने उसके दांतों की तरफ देखा, उसके बाद मेरी निगाह जो थी उसकी आंखों की तरफ गई, तो उसकी आंखों से मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी कि जैसे वो लाश अचानक से जिंदा हो गई हो, या पहले से जिंदा थी, या वो जो घिनौना काम वो कर रहा है उसको देखकर वो जिंदा हो गई है। तो हड़बड़ी में वहाँ से आरिफ निकलता है और चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। तो उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर तो कब्रिस्तान के मैनेजमेंट के लोग जो थे, वहाँ पे और भी घर थे, वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, आरिफ के पास जाते हैं। फिर आरिफ पहले वो कब्र के पास जाते हैं, देखते हैं कि कब्र से मिट्टी हटी हुई थी। तो उसके बाद वो आरिफ के पास जाते हैं, आरिफ से पूछते हैं कि क्या हुआ है। फिर आरिफ उनको कहानी सुनाता है कि ऐसा हुआ है। तो पहले तो जैसे लोगों को पता चला तो लोग तो उनको मार ही देते, क्योंकि ऐसा काम हुआ है। ये बहुत ही घिनौना, एक अपराध की सूची में भी नहीं इसको शामिल कर सकते। अपराध से भी अगर कोई ऊपर की सूची है तो उस सूची में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो फिर मैनेजमेंट ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने आरिफ को बिठाया, पूछा, वो गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद पूछा कि पूरा सिलसिलेवार कहानी उससे सुनी। तो आरिफ ने बताया कि 48 लाशें जो थी, 48 मुर्दों के साथ उसने रेप किया है। और ये भी एक उसने अप्रॉक्सीमेट फिगर बताई थी, बट वो कह रहा था कि ये 48 लाशें जो हैं जिनके साथ मैंने रेप किया है, ये मैंने खुद किया है, और जो वज़ीरा के साथ मिलकर उसने रेप किया है वो अलग से है। तो जैसे जैसे पाकिस्तान में ये पता चलता है, सभी लोगों को न्यूज़ में ये बात आती है, तो जिन जिन लोगों ने भी वहाँ पे अपने मुर्दों को दफनाया था उनके तो हाल ख़राब हो जाते हैं, और हर कोई वहाँ पे पहुँचता है। और लोगों ने बताया कि जैसे क्या होता था कि जब वो अपने किसी सगे संबंधी को वहाँ पे दफनाते थे, तो कुछ लोग क्या होता है कि वहाँ पे कुछ दिनों के लिए पाबंदी से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि एक प्रेम होता है, प्यार होता है कि हम वहाँ पे जाकर एक तरह से जैसे ज़िंदा इंसान को मिलते हैं, इसी तरह से हम एक महसूस करते हैं कि हम उससे मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें भी ये महसूस होता था कि जब हम गए थे तब मिट्टी किसी और तरह से थी, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे उस मिट्टी को हटाया गया है, ज़बरदस्ती हटाया गया है और उसको फिर से वहाँ पर डाला गया है। तो वो कह रहे थे कि हमने भी ये चीज़ें महसूस की, बट कोई सबूत नहीं था तो वो कुछ कर नहीं पाए। बट जैसे ही आरिफ का ये सिलसिला ख़त्म होने के कगार पे आया, तो उन्होंने फिर सब लोगों ने वहाँ पे आकर बताया कि हमारी जो थी हम जब आते थे तो हमें महसूस होता था। तो उसके बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट उसको सज़ा सुनाती है और उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। तो ये था कहानी का एक पहलू। उसके बाद आरिफ को लेकर जाया गया और वहाँ पे उसकी निशानदेही पर उस कब्र तक ले जाया गया जहाँ पे उसने मुर्दों के साथ रेप किया था। तो आरिफ जहाँ भी जाता, जहाँ भी उसने कहा कि ये कब्र थी, ये कब्र थी, ये कब्र थी, तो जैसे लोगों को पता चलता था कि ये हमारे सगे संबंधी की कब्र थी, तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, उनके दिल का क्या आलम होगा उस वक्त, ये आप बखूबी जानते होंगे। और क्योंकि जब इंसान ज़िंदा होता है तब बहुत सी मुश्किलों के जाल में गिरा होता है, बहुत सी मुश्किलें झेलता है, सुख दुख और दुनिया की बहुत सी परेशानियों को झेलता है। बट मरने के बाद भी अगर उसके साथ, उसकी लाश के साथ ऐसा हो, तो आप ही सोचिए कि उन लोगों के दिल पर क्या बीती होगी। तो जैसे जैसे ही वो जिस कब्र की ओर जाता था, तो लोग अपने दिल में ये दुआ करते थे कि कहीं हमारे सगे संबंधी की
कब्र के साथ ऐसा ना हुआ हो, पर जब उनके साथ होता था तो जब पता चलता था कि उनके सगे संबंधी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो बहुत ही विचिलित कर देने वाला ये वाक़या था। तो ऐसा कांड पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। तो कोर्ट ने इसको स्पेशल केस की कैटेगरी में रखा और आरिफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसका केस जो है अभी कोर्ट में ही है, उसकी सुनवाई हो रही है। आई होप कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई सिला जो है, रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी, यहाँ पे एक इंसान जो मुर्दों के साथ रेप करता था और उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, किस तरह से वज़ीरा ने इस काम को शुरू किया और उसके बाद मोहम्मद आरिफ जो था फिर उसने इस चीज़ को करना शुरू कर दिया। अगर वो सिलसिला ना होता, अगर वो कांड ना होता कि आरिफ वहाँ से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से बाहर ना निकलता, तो ना जाने आज तक ये सिलसिला जारी रहता या पता नहीं आरिफ के बाद ये जो सिलसिला रेप करने का सिलसिला किसी और को ट्रांसफ़र होता और पता नहीं कब तक ये काम चलता रहता। तो उस दिन इस चीज़ का खुलासा जब हुआ तो मैनेजमेंट ने काफ़ी इस चीज़ पर सख्ताई बरती और वहाँ पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई के बाद मैनेजमेंट ने अपनी कड़ी एक मीटिंग के बाद बहुत सी वहाँ पे चेंजेस किए और उनको उस कब्रिस्तान को एक चारों तरफ से इस तरह से उन्होंने कवर किया कि कोई आ जा ना सके और जिस भी बंदे को वहाँ पे रखा उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ऐसे ही कहानियाँ पहुँचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए जय हिंद।